आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े बदलाव की जो हमारे देश के कानूनी सिस्टम में हुआ है। पूरे 151 साल बाद उस कानून को पूरी तरह से बदल दिया गया है जो हमारी अदालतों में सबूतों यानी एविडेंस को कंट्रोल करता है। तो चलिए इस बड़े ओवरहॉल को परत दर परत समझते हैं। तो हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि कानून की भाषा में क्या दिलचस्प बदलाव हुए हैं और कैसे इसने अपनी कॉलोनियल जड़ों को खत्म किया है। और सबसे जरूरी पड़ाव वो है कि कैसे ये कानून आखिरकार डिजिटल दुनिया के साथ कदम मिला रहा है। हम कुछ बड़े कानूनी बदलावों को भी देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये नया दौर भारतीय कानून के लिए असल में क्या मायने रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक ऐसा कानून जो 150 से भी ज्यादा सालों से भारतीय कानूनी सिस्टम की रीढ़ रहा हो, उसे बदलने की क्या जरूरत थी? इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या थी? जी हाँ, 151 साल। जरा सोचिए इस बारे में। ये कानून तब बना था जब ब्रिटिश राज था। ये एक दूसरे ही जमाने का कानून है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के कानूनी झगड़ों को देखा है। इसकी विरासत जितनी गहरी है उतनी ही, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये प्रॉब्लमैटिक भी थी। तो हम देख रहे हैं पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की तरफ का सफर। इसको आप एक बड़े सिस्टम अपग्रेड की तरह सोचिए। एक ऐसा अपग्रेड जो आज के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बदल रहा है। चलिए सबसे पहले एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में छोटी लगे लेकिन है बहुत जरूरी। शब्द कानून जिस तरह से बात करता है उसे आज के समाज के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया गया है। जरा इन बदलावों पर नजर डालिए। आदमी अब व्यक्ति बन गया है, पुत्र अब संतान बन गया है और लूनेटिक यानी पागल जैसे पुराने और अपमानजनक शब्द की जगह विकृत चित्त व्यक्ति जैसा ज्यादा सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये कानून को ज्यादा इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये बदलाव यहीं नहीं रुकते। रैविश्ड जैसे पुराने शब्द की जगह अब सीधे सीधे रेप्ड यानी बलात्कार शब्द का इस्तेमाल होगा। और वकीलों के लिए जो अलग अलग नाम थे, वकील, प्लीडर, अटॉर्नी, उन सबको अब एक ही शब्द अधिवक्ता के तहत लाया गया है। मतलब कानून को ज्यादा सटीक और आज के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है। और यही तो असली बात है, ये सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं है। जब कोई कानून उन लोगों की भाषा में बात करता है जिनके लिए वो बना है, तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि कानून आज की सोच के साथ खड़ा है। भाषा से आगे बढ़ें तो नया कानून अपने ऐतिहासिक बोझ का भी सामना करता है। ये अपने कॉलोनियल पास्ट यानी औपनिवेशिक अतीत के निशानों को मिटाने के लिए एक सोचा समझा कदम है। इसे आप कानूनी डीकॉलोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये शब्द देखिए, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, लंदन गजेट, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, प्रिवी काउंसिल, ये सब क्या है? ये ब्रिटिश शासन की परछाइयां हैं जो हमारे कानूनी सिस्टम में अब तक मौजूद थीं। नया कानून इन सबको हटाता है, जो कॉलोनियल अतीत से एक साफ और सांकेतिक अलगाव है। जैसा कि एक विश्लेषण इस बात को बहुत अच्छे से बताता है, ये बहिष्करण पाठ से औपनिवेशिक अवशेषों को हटाते हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत मजबूत बयान है कि ये कानून अब सही मायनों में भारतीय है। अब आते हैं इस अपग्रेड के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो ये कि कैसे कानून को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को ऑफिशियली मान्यता देने के लिए फिर से लिखा गया है। सब कुछ शुरू होता है यहीं से, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज शब्द की परिभाषा से ही। अब कानून साफ साफ कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी दस्तावेज हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो सबूतों की एक पूरी नई दुनिया के लिए दरवाजे खोलता है। तो नए कानून ने डिजिटल सबूतों को शामिल करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई है। दूसरा, इसका दायरा बढ़ाकर स्मार्टफोन्स और मेमोरी चिप्स जैसी चीज़ों को भी शामिल कर लिया गया है। और तीसरा, ऐसे सबूतों को कोर्ट में कैसे पेश करना है, इसके लिए नियम अब ज़्यादा साफ हैं। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब हमारी ईमेल्स, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स और हमारे स्मार्टफोन का डेटा, ये सब कानूनी कार्यवाही का एक फॉर्मल हिस्सा हैं। डिजिटल दुनिया से हटकर नए कानून ने कुछ बड़े कानूनी प्रोसेस को भी बेहतर बनाया है। चलिए इसका एक बहुत ज़रूरी उदाहरण देखते हैं। जैसे
कन्फेशन यानी इकबालिया बयानों के नियमों को ही ले लीजिए। पुराने कानून में ये नियम 3 अलग-अलग सेक्शंस 24, 28 और 29 में फैले हुए थे। सोचिए कितना कन्फ्यूजन होता होगा। अब नए कानून ने इन सब को एक ही सेक्शन 22 में डाल दिया है। इससे न सिर्फ कानून को समझना आसान हो गया है, बल्कि जजों और वकीलों के लिए इसे लागू करना भी आसान हो गया है। और इसी में एक बहुत ज़रूरी बात और जोड़ी गई है। कानून अब साफ तौर पर कहता है कि कोवर्जन यानी ज़बरदस्ती के आधार पर किसी कन्फेशन को खारिज किया जा सकता है। ये अभियुक्त के अधिकारों को और मजबूत करता है और ये पक्का करता है कि कोई भी इकबालिया बयान दबाव में न लिया जाए। तो इन सब बदलावों का कुल मतलब क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं आधुनिक भारत के लिए एक नए कानूनी दौर की दहलीज पर। संक्षिप्त में कहें तो ये पूरा बदलाव 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक मॉडर्न और इंक्लूसिव भाषा, कॉलोनियल बोझ से आज़ाद एक कानूनी टेक्स्ट, डिजिटल सबूतों के लिए बनाया गया एक मजबूत ढांचा और आखिर में ज्यादा सरल और स्पष्ट कानूनी प्रक्रियाएं। ये कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम अपग्रेड है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब सबूत अब डिफ़ॉल्ट रूप से डिजिटल हैं, तो भारत के जस्टिस सिस्टम के लिए अगला पड़ाव क्या है? ये नया कानूनी ढांचा अपने साथ कौन सी नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है? इसका जवाब ही भारत में न्याय का भविष्य